हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो एकेटीयू बीटेक मैकेनिकल 6 एम वाले स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकेटीयू के अंदर बीटेक थर्ड ईयर के एग्जाम फेज 1 में कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आपके एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, जल्दी ही आपकी डेट शीट भी आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन, और थ्योरी ऑफ मशीन टॉम के अंदर यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 ऑलरेडी कंप्लीट करने के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं अभी यूनिट नंबर 3। और यूनिट नंबर 3 के अंदर भी आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 5, जो कि यूनिट नंबर 3 का लास्ट लेक्चर होगा। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारी 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी और बहुत जल्दी हम जो है यूनिट नंबर 4 और 5 को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा कि आज का जो ये लेक्चर नंबर 4 है यूनिट नंबर 3 का, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लेक्चर को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा कि ये जो टॉपिक्स है जो हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के एकेटीवी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहां पर एक लॉन्ग क्वेश्चन तो 100% आपको मिलता है और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। तो 7 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आप पक्का मान लीजिएगा यहां से, तो 7 मार्क्स तो आपके यहां से हो जाएंगे। और दूसरा 1 या 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं 2 मार्क्स वाले, वो आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। यानी कि 9 या 11 नंबर का तो 100% यहां से आपको मिल जाएगा। तो लगभग लगभग आज के इस लेक्चर से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या है कि इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इस यूनिट के ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बच्चे को आसानी से समझ में आ जाते हैं, यानी कि आसान टॉपिक हैं, कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं आएगी, ठीक है। तीसरा कारण यह है कि अगर ये टॉपिक्स अच्छे से आप समझ लेते हैं तो जो फॉर्मूले, जो इक्वेशंस आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर, तो जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे आज का लेक्चर समझने के बाद, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप समझ लीजिएगा, इस लेक्चर से आपको 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं सिलेबस, यूनिट नंबर 3 का जो सिलेबस है बेटा, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था स्टैटिक फोर्स एनालिसिस, एकेटीयू में आए हुए क्वेश्चंस भी हमने वहां पर कवर कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं डायनामिक फोर्स एनालिसिस। तो आज का जो लेक्चर है बेटा, हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहां पर आप देखेंगे तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन्स, 4 स्ट्रोक आईसी इंजन्स और मल्टी सिलेंडर इंजन्स और फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड एंड फ्लाईव्हील। तो ये सारे टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में हमारे कवर हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया है कि आज का जो टारगेट है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम पढ़ रहे होंगे हम, है ना। सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए, मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है ना। और भी इसमें कुछ इस सब टॉपिक्स भी रहेंगे, इसके अंदर कुछ कुछ डेफिनेशंस मिलेंगे आपको, फ्लाईव्हील के बारे में पढ़ेंगे और एकेटीयू में आए हुए क्वेश्चंस भी आपके यहां पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक्स या फिर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एकेटीयू एग्जाम में, ऑलरेडी मैंने यहां पर लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम पूछा गया आपसे एकेटीयू में ऑलरेडी, ठीक है। ये स्टीम इंजन के लिए है, डबल एक्टिंग स्टीम इंजन, ओके। देन उसके बाद ये आपका 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के लिए है, मल्टी सिलेंडर के लिए है। उसके बाद फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ रहे होंगे, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ऑलरेडी आया हुआ है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है ना। फ्लाईव्हील के बारे में पढ़ेंगे, जो इक्वेशंस हैं, जो फॉर्मूले हैं, जो डेरिवेशंस हैं वो पढ़ेंगे। फ्लाईव्हील और गवर्नर के जो डिफरेंस पूछा जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे जो फ्लाईव्हील है 4 स्ट्रोक इंजन के केस में वो हैवी फ्लाईव्हील हम क्यों यूज करते हैं, और 2 स्ट्रोक इंजन में हम लाइटर फ्लाईव्हील का यूज करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में हमारे कवर हो रहे होंगे। बेटा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है, कि जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि एकेटीयू बीटेक मैकेनिकल 6 का कॉम्बो पैक, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट, जो 3 कोर 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, कैड कैम, आरएसी और थ्योरी ऑफ मशीन, ये तीनों सब्जेक्ट आपको कॉम्बो पैक के अंदर मिल रहे हैं। आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, इनमें से कोई अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहता है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो आपको कोर्सेज के जो लिंक हैं, हमारे गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन का जो लिंक है, जहां से आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, या फिर अपना जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर या आपका ऐप स्टोर मिल जाता है, वेब का एक्सेस भी आपको दिया हुआ है। तो आप अपने एंड्रॉयड फोन में, आईफोन में, जो भी आपके पास डिवाइस है, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, जिस भी डिवाइस पर आप देखना चाहते हैं, ये सारे लेक्चर्स आपको वहां पर मिल रहे होंगे। आपको पूरा एकेटीयू पूरा का पूरा कंटेंट जो होता है आप सभी जानते हैं पहले से, ठीक है, कि पूरे का पूरा जो कंटेंट होता है गेटवे क्लासेस का, वो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जहां पर हम वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यूज, ईच एंड एवरीथिंग
आपको मिल रही होती है। ठीक है, तो देरी ना करें, एग्जाम नजदीक है, आप कोर्स के अंदर एनरोल करें और आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना लेक्चर, टर्निंग मोमेंट डायग्राम। तो ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, इसके पहले लेक्चर्स में हम ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यस और नो, यस, कि टर्निंग मोमेंट यानी कि जो टॉर्क होता है वही टॉर्क का फॉर्मूला है, लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट ऑफ द स्टीम इंजन और आईसी इंजन, स्टीम इंजन की बात करेंगे या आईसी इंजन की बात करेंगे, तो क्रैंक जो है जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करती है अपना, जब 360 डिग्री रोटेट करती है, तो जो टॉर्क है वो वेरी करता है ना, कि भाई जैसे आपने देखा जो थीटा एंगल है, यहां पर आप देखो जो क्रैंक का एंगल होता है वो होता है थीटा, और ये क्या है बेटा, ये टॉर्क है ना, टर्निंग मोमेंट है। तो जब ये थीटा चेंज होगा, जैसे पहले थीटा 0 है, तो जब थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो टी की कुछ वैल्यू आएगी टॉर्क की, फिर आप थीटा की वैल्यू थोड़ी बढ़ाओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो लगातार जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो ये जो टॉर्क है ये चेंज होता जाएगा, यानी कि टॉर्क जो है वेरी करेगा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि जो थीटा है वो क्रैंक का एंगल है और जो टी है बेटा वो टॉर्क है, तो टॉर्क जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, यू नो, थीटा यानी क्रैंक एंगल वर्सेस टॉर्क, टॉर्क हम वाई एक्सिस पर लेंगे है ना, और एक्स एक्सिस पे हम लेंगे क्रैंक का एंगल। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी फॉर्मूले को देख करके, यार जब ये थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो ये टॉर्क भी चेंज होगा, तो टॉर्क वर्सेस थीटा, ये जो यहां पर लिखा भी है अ प्लॉट ऑफ टी वर्सेस थीटा, यानी कि टॉर्क वर्सेस क्रैंक एंगल थीटा, है ना, ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम कहलाता है। ठीक है, आइए और एक लाइन पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट डू यू मीन, क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया एकेटीयू में कि टर्निंग, व्हाट इज टर्निंग मोमेंट डायग्राम, और हम इस टर्निंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, अ टर्निंग मोमेंट डायग्राम इज अ ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ टॉर्क, यानी कि जो टर्निंग मोमेंट है, जो टॉर्क है, उसका वेरिएशन वो किस तरह से वेरी करता है, अप्लाइड ऑन द क्रैंक शाफ्ट विद रेस्पेक्ट टू क्रैंक एंगल, क्रैंक एंगल मतलब थीटा, ड्यूरिंग द इंजन साइकिल, कि जो इंजन की एक साइकिल कंप्लीट होती है, इंजन की जो एक साइकिल कंप्लीट होती है, तो जो एंगल उसमें क्रैंक का जो एंगल चेंज होता है वो वेरी, उसके वेरी करने से जो टॉर्क है वो वेरी करता है। ठीक है, नाउ द टर्निंग मोमेंट डायग्राम आल्सो नोन एज क्रैंक एफर्ट डायग्राम, इसको हम क्रैंक एफर्ट डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है, यहां पर आपको मैं वेरिएशन भी दिखाऊंगा कि जब थीटा 0 होगा तो टॉर्क कितना होगा, थीटा 90 होगा तो टॉर्क कितना होगा। उससे पहले आप ये समझिएगा कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम जो है हम ड्रॉ क्यों करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम, तो एनालाइज द टॉर्क फ्लक्चुएशन, कि जो टॉर्क में फ्लक्चुएशन आएगा, थीटा जो चेंज होगा तो टॉर्क में जो फ्लक्चुएशन आएगा, इस तरह से जो टॉर्क में फ्लक्चुएशन आता है, ये टॉर्क का जो फ्लक्चुएशन है हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम से पता कर सकते हैं। दूसरा डिजाइन फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील जो होता है ना, आगे हम पढ़ेंगे, फ्लाईव्हील जो एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है, तो फ्लाईव्हील को डिजाइन करने के लिए फ्लाईव्हील का साइज क्या होना चाहिए, उसकी शेप एंड साइज किस तरह की होनी चाहिए, उसमें भी हमारा टर्निंग मोमेंट डायग्राम हेल्प करता है। यू नो, विजुअलाइज द पावर स्ट्रोक्स, पावर स्ट्रोक्स को विजुअलाइज करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, किसका, टर्निंग मोमेंट डायग्राम का। इंप्रूव द इंजन एफिशिएंसी, ये सब करने से क्या होगा, इंजन की जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होती है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है आपका टर्निंग मोमेंट डायग्राम्स फॉर सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन, जो सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन होता है उसके लिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम किस तरह से बनता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि इस तरह से एक क्रैंक होती है लाइक दिस, और यहां पर ये पिस्टन होता है, यस और नो, इस तरह से लाइक दिस। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे ये क्रैंक है, दिस इज दी क्रैंक, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ये क्रैंक है, रिकॉल करा रहा हूं बेसिकली आपको, ये तो क्रैंक है बेटा। अब ये जो क्रैंक है, ये एंगल कितना है बेटा, क्रैंक एंगल थीटा होता है, यस और नो। तो अगर यहां पर अगर ये थीटा 0 है, यानी कि इसको बोलते हैं हम आईडीसी, दैट इज इनर डेड सेंटर। अगर ये हॉरिजॉन्टल इंजन है, अगर ये वर्टिकल होगा तो क्या हो जाएगा, टॉप डेड सेंटर। तो जब ये क्रैंक जो है यहां पे होगी, थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो जब थीटा 0 होगा तो यानी कि ये जो पिस्टन है वो इधर की तरफ होगा। अब जैसे ही जो एंगल इंक्रीज होना स्टार्ट हो, क्रैंक जैसी रोटेट करेगी, मान लो ये थीटा एंगल रोटेट कर गई, तो जो पिस्टन है वो इधर से थोड़ा सा इधर आ चुका होगा, यस और नो, यस और नो। तो यहां पर ये कुछ इस तरह से आया होगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं बेटा कि जब ये थीटा चेंज हो रहा है, कि जब थीटा 0 है तो बताओ टॉर्क कितना है, जब थीटा 0 है तो बताओ टॉर्क कितना है। तो जब क्रैंक आईडीसी पे है, यानी कि पिस्टन एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तो थीटा की वैल्यू यहां पर 0 पुट करोगे तो साइन 0 0, साइन 2 थीटा ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन समथिंग 0, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो जब थीटा की वैल्यू होती है 0, जब थीटा यानी क्रैंक एंगल की वैल्यू होती है 0, तो टॉर्क भी होता है 0।
टॉर्क भी कितना होता है 0। अब ये क्रैंक जो है रोटेट कर रही है और जो क्रैंक जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि जो थीटा की वैल्यू बेटा वो हो चुकी है 90। कितनी हो चुकी है थीटा। तो देखो यहां पर इस फॉर्मूले के अंदर जब आप थीटा की वैल्यू 0 पुट, मैं इस डायग्राम को भी साथ के साथ बता दूं आपको, टाइम बचेगा आपको। आइए देखते हैं। तो बेटा ये हो गया हमारा टॉर्क दैट इज टर्निंग मोमेंट, और एक्स एक्सिस पे हो गया हमारा क्रैंक एंगल, दिस इज द क्रैंक एंगल, ठीक है। तो ये होगा क्रैंक एंगल, दिस इज द क्रैंक एंगल थीटा, क्रैंक एंगल थीटा, ठीक है। ये हो गया क्रैंक एंगल थीटा। तो बेटा जब थीटा की वैल्यू यहां 0 पुट करोगे, जब थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो जो टॉर्क है वो भी 0 आएगा, टॉर्क भी कितना आएगा 0 आएगा। उसके बाद जब क्रैंक रोटेट कर रही है और क्रैंक जो है 90 डिग्री रोटेट कर जाएगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं 0 से ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, 0 से जो वैल्यू है इंक्रीज हो रही है, और जैसे ही जो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू जैसे 90 डिग्री हो जाएगी तो इसकी वैल्यू आप देखेंगे जब यहां पर 90 रखेंगे, यहां हो जाएगा साइन 90, यहां पर हो जाएगा आपका साइन साइन 90 इंटू यानी कि साइन 180, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। एन की यहां पर एन क्या होता है बेटा, ये कनेक्टिंग रॉड की लेंथ और क्रैंक की जो लेंथ होती है उसका रेशियो होता है एल अपॉन आर, प्रीवियस लेक्चर में ध्यान आ रहा होगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि जो टर्निंग मोमेंट है टी वो 0 होगा जब क्रैंक एंगल 0 होगा। तो यहां पर क्रैंक एंगल 0 तो टर्निंग मोमेंट 0। उसके बाद ये मैक्सिमम हो जाता है जब क्रैंक एंगल 90 हो जाता है। तो 90 डिग्री जैसे ही होगा तो टॉर्क जो है वो मैक्सिमम हो गया, देखो ये मैक्सिमम टॉर्क है। आगे फिर जब क्रैंक जो है घूमते हुए इस तरह से, यानी कि जब 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी, है ना, तो ध्यान देंगे इट इज अगेन 0 व्हेन द क्रैंक एंगल थीटा इज 180। इस फॉर्मूले में जब थीटा की वैल्यू आप 180 पुट करेंगे, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा, और फिर से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो देखो 0 से यहां से जब हम ये थीटा की जो वैल्यू है 0 से जब 90 जाएगी तो देखो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर 90 से जब हम 180 तक जाएंगे, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, तो टॉर्क जो है वो डिक्रीज होने लग रहा है, टॉर्क जो है वो डिक्रीज होने लग रहा है। उसके बाद फिर जो है आप देखेंगे तो 180 से जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होने स्टार्ट होगी तो ये जो टॉर्क है ये फिर से इंक्रीज होने लग जाएगा। आप वैल्यू पुट करके देख लेना, आपको अगर चेक करना है तो कैलकुलेटर में वैल्यू पुट कर लेना कि 180 की ज्यादा 185 180 185 190 ऐसा वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी इसकी बढ़ने लगेगी, और ये 270 डिग्री तक बढ़ेगी, 270 डिग्री तक बढ़ेगी। उसके बाद 270 से 360 डिग्री तक ये फिर से जो है इसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। तो देखो जरा आप ध्यान से, तो 0 से देखो 90 डिग्री पे मैक्सिमम हुई, फिर 180 पे 0, फिर 270 डिग्री पे मैक्सिमम, और फिर 360 पे 0। तो इस तरह से ये जो है आपका देख सकते हैं, दिस इज द टर्निंग मोमेंट डायग्राम। किसके लिए है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया है यहां पे, हर एक चीज को यहां पर लिख दिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं कौन से वाला, ये जो कर्व आप देख रहे हैं दिस इज ए बी सी, दिस इज ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो ये जो कर्व आप देख रहे हैं ए बी सी, ये है आउट स्ट्रोक के लिए, ये है आउट स्ट्रोक के लिए। उसके बाद सी डी ई, ये जो आप देख रहे हैं सी डी ई स्मॉल सी डी ई, तो ये किसके लिए है बेटा, ये इन स्ट्रोक के लिए है। ये किसके लिए है, ये इन स्ट्रोक के लिए है। आगे बढ़े, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगल सिंगल लिखा है टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंगल एक्टिंग, सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स भी आपको देखना चाहिए, कुछ और ऑब्जर्वेशन है कि जो वर्क डन होता है बेटा, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ द टर्निंग मोमेंट एंड एंगल टर्न। ठीक है, जो टर्निंग मोमेंट जो टी है, टर्निंग मोमेंट टी और जो थीटा है, ये क्या देता है आपको, वर्क डन देता है। ठीक है ना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द टर्निंग मोमेंट डायग्राम रिप्रेजेंट्स द वर्क डन पर रिवॉल्यूशन, कि ये जो हमने डायग्राम बनाया यहां से लेकर के यहां तक का, ये एक साइकिल के लिए है, क्योंकि ये 360 डिग्री यानी कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए है। अब हमको ये देखना है बेटा यहां पे कि जो वर्क डन है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो W इज इक्वल टू टी इंटू थीटा, यानी कि जो ये जो आपका टॉर्क वर्सेस क्रैंक एंगल थीटा का जो डायग्राम है, इसका कर्व के नीचे का एरिया अगर हम निकाल लें तो वो हमको वर्क देगा। आगे ध्यान से देखिएगा, इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंजन इज एज्यूम टू वर्क अगेंस्ट द मीन रेजिस्टिंग टॉर्क एज शोन बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन AF। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन AF है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहां पर बनाई हुई है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये दिखा रहा है हमको मीन रेजिस्टिंग टॉर्क। जो इंजन वर्क कर रहा है इस मीन रेजिस्टिंग टॉर्क के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे का एरिया अगर हम निकाल लें तो वो हमको क्या दे देगा, एक साइकिल का वर्क दे देगा। तो कौन सा एरिया हमको निकालना पड़ेगा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो यहां से ध्यान, ये वाला पॉइंट ए है, ये ए है स्मॉल ए, देखो स्मॉल ए से हम कैपिटल ए गए, यस कैपिटल ए से हम एफ गए,
यस, कैपिटल ए से हम एफ गए और एफ से फिर हम यहाँ पर ई पर आ गए। तो एक तरह से ये जो आपका डायग्राम बन रहा है, मैं अगर हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करूं, ये वाला एरिया, अरे यार ये वाला जो एरिया है बेटा, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, यस, ये वाला एरिया की मैं बात कर रहा हूं। दिस एरिया कौन सा एरिया हो गया? ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल एफ और ई, ये वाला जो एरिया है ये आपको एक साइकिल का वर्क देगा। वही चीज वहां पर आगे लिखी हुई है, यही चीज हमने यहां पर लिखी हुई है आगे। देखो जरा ध्यान से, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल स्मॉल ए, कैपिटल एफ, ई इज प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन अगेंस्ट द मेन टॉर्क, मेन रजिस्टिंग टॉर्क। तो ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया होगा ये आपको क्या दे देगा बेटा? वर्क देगा। आगे क्या कह रहा है? व्हेन द टर्निंग मोमेंट इज पॉजिटिव, ध्यान देना यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो हमारा मेन रजिस्टिंग टॉर्क है बेटा, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये जो मेन रजिस्टिंग टॉर्क है इससे ऊपर हम बोल रहे हैं कि वो पॉजिटिव टॉर्क है और इसके नीचे क्या है? नेगेटिव टॉर्क है, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि व्हेन द टर्निंग मोमेंट इज पॉजिटिव, कब टर्निंग मोमेंट पॉजिटिव होगा? कि व्हेन द इंजन टॉर्क इज मोर देन द मेन रजिस्टिंग टॉर्क। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये क्या, ये पॉइंट कहां पे है? मेन रजिस्टिंग टॉर्क से ज्यादा टॉर्क है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। लेकिन इस यहां पर अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो यहां पर जो मेन टॉर्क, जो एक्चुअल टॉर्क है वो मेन रजिस्टिंग टॉर्क से कम है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करें कि अगर ऐसा हुआ कैसा? कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कि जब टर्निंग मोमेंट पॉजिटिव होगा यानी कि मेन रजिस्टिंग टॉर्क से ज्यादा होगा तो क्या होगा? जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, बी सी के बीच में, डी ई के बीच में, देखो ये रहा कैपिटल बी, ये रहा कैपिटल सी। तो कैपिटल बी और सी के बीच में टर्निंग मोमेंट कैसा है? पॉजिटिव। डी और ई के बीच में टर्निंग मोमेंट कैसा है? पॉजिटिव। तो इस केस में क्या होगा कि जो वर्क है वो वर्क जो होगा वो स्टीम के द्वारा होगा। वर्क इज डन बाय द स्टीम, वर्क इज डन बाय द स्टीम। लिखा गया है द क्रैंक शाफ्ट एक्सेलरेट एंड वर्क इज डन बाय द स्टीम। क्रैंक जो है वो एक्सेलरेट कर रही होगी, वर्क डन बाय द स्टीम होगा। जबकि इसके अगर मान लीजिए टर्निंग मोमेंट जो है वो मेन रजिस्टिंग टॉर्क से कम है यानी कि नेगेटिव है, मान लो यहां पे है, यहां पे है, यहां पे, मतलब कहां से कहां तक? जैसे यहां पर सी से लेकर के डी तक, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो कर्व है, यहां पर मेन रजिस्टिंग टॉर्क से कम है टॉर्क। तो यहां पर जो वर्क होगा, वर्क डन ऑन द स्टीम, यानी रिटार्ड करेगी, है ना? कि यहां पर जो है जब पॉजिटिव है तो क्रैंक शाफ्ट, जब टर्निंग मोमेंट पॉजिटिव है तो क्रैंक शाफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, वर्क डन बाय द स्टीम हो रहा है। और जब यहां पर टर्निंग मोमेंट नेगेटिव है तो क्या हो रहा है? तब उस केस में रिटार्ड कर रही है, क्रैंक शाफ्ट रिटार्ड कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, दैट मींस वर्क डन ऑन द स्टीम हो रहा है। ठीक है ना? वही चीज आगे यहां पर लिखी गई इस वाली लाइन में। व्हेन द टर्निंग मोमेंट इज नेगेटिव दैट मींस व्हेन द इंजन टॉर्क इज लेस देन द मीन रजिस्टिंग टॉर्क एज शोन इन द बिटवीन पॉइंट सी एंड डी, द क्रैंक शाफ्ट रिटार्ड एंड वर्क डन ऑन द स्टीम। ओके, अब यहां से एक टर्म निकल करके आएगी, क्या है? कि टी जो है वो कोई टॉर्क है एट एन इंस्टेंट, तो टॉर्क ऑन द क्रैंक शाफ्ट एट एन इंस्टेंट, और टी मीन क्या है बेटा? मीन रजिस्टिंग टॉर्क। तो आपको क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस लेना है। मान ले कि यहां पे जो है ये कोई पॉइंट यहां पे कि टॉर्क जो है, कोई टॉर्क जो है वो यहां पे है, हमने बोला कि ये टॉर्क है टी एट एन इंस्टेंट। अब आपको डिफरेंस लेना है टी और टी मीन का। तो यहां पर टी की वैल्यू ज्यादा है टी मीन से, तो टी माइनस टी मीन क्या आएगा? यानी कि टॉर्क एट एन इंस्टेंट और मीन टॉर्क का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो देखो अगर t माइनस टी मीन जो है इनका डिफरेंस अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब जो फ्लाईव्हील है यानी जो क्रैंक शाफ्ट है वो एक्सेलरेट कर रही है, वही तो मतलब हुआ। अगर इनका डिफरेंस नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब जो फ्लाईव्हील है या क्रैंक शाफ्ट जो है वो रिटार्ड कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। मान लो अगर किसी इंस्टेंट पे जो t है वो यहां पे है ना, यहां पे है, मान लो कि ये पॉइंट जैसे यहां पे ये हो गया दिस वन, ठीक है? तो यहां पर जो t है ये, अब इसका ये जो टी मीन है वो ज्यादा है, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो निगेटिव आएगा, इसका मतलब वो रिटार्ड करेगी। तो बी सी के बीच में एक्सेलरेट हो रहा है, सी डी के बीच में क्रैंक शाफ्ट यानी कि फ्लाईव्हील रिटार्ड कर रही है, और फिर से डी और ई के बीच में वो एक्सेलरेट कर रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है आपका कि टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ फोर स्ट्रोक साइकिल
इंटरनल कंबशन इंजन जो 4 स्ट्रोक आईसी इंजन होता है, तो 4 स्ट्रोक आईसी इंजन में कौन कौन से 4 स्ट्रोक होते हैं बेटा? एक होता है यहां पर आप देखिएगा, इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल इंटरनल कंबशन इंजन देयर इज वन वर्किंग स्ट्रोक आफ्टर द क्रैंक हैज टर्न थ्रू 2 रिवॉल्यूशन 720 डिग्री यानी कि 4 पाई। अरे यार भूल गए क्या आप लोग? फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो कि नहीं गेटवे क्लासेस से? आपको 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन में डिफरेंस पता ही होगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस कि जब एक साइकिल 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है तो उसको हम 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं, और जब इंजन की एक साइकिल 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है तो उसको हम 2 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। और 4 स्ट्रोक का क्या मतलब होता है? 4 स्ट्रोक का मतलब है कि जब क्रैंक 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है साइकिल में, और दो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, और एक रिवॉल्यूशन कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो 2 रिवॉल्यूशन कितने के हो जाएंगे? 360 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 720 डिग्री। तो देखो 720 डिग्री का मतलब है कि 4 पाई। और यही 2 स्ट्रोक होगा तो क्या होगा कि वहां पर एक ही रिवॉल्यूशन होगा, यानी कि 360 में साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब ये यहां पर ये 4 स्ट्रोक इंजन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 4 स्ट्रोक इंजन की बात हो रही है। तो कौन कौन से 4 स्ट्रोक? पहले सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर वर्किंग और फिर एग्जॉस्ट। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें ध्यान से, इस डायग्राम में बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो चारों के चारों स्ट्रोक आपको यहां दिख रहे हैं। पहले सक्शन, भाई सक्शन कब से कब होगा? 0 से पाई, यानी कि 0 से 180, 0 से 180 डिग्री, 180 मतलब पाई। ठीक है ना? तो देखो ये होगा सक्शन यहां पे, और फिर जो है 180 से लेकर के 360 तक यानी कि 2 पाई तक, पाई से 2 पाई कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कंप्रेशन। और फिर जो है 360 से कितना हो जाएगा? 540 मतलब दैट इज इक्वल टू 3 पाई। और फिर जो है 360 540 से लेकर के 720 यानी कि 4 पाई। तो ये डायग्राम बना हुआ है, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई। ठीक है ना? तो 180 डिग्री का एक स्ट्रोक होता है। तो पहले सक्शन, फिर अगले 180 में कंप्रेशन, फिर अगले 180 में वर्किंग स्ट्रोक, और फिर 180 में एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब यहां पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बेटा, यहां पर अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है? ध्यान से ऑब्जर्व करो कि आपने पढ़ा है कि ये 4 स्ट्रोक इंजन होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में केवल एक ही स्ट्रोक होता है जो वर्किंग स्ट्रोक होता है, जो पावर स्ट्रोक होता है, जहां पर एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो वहां पे हमको तो वर्क मिलता है, वहां पे वर्क मिलता है। लेकिन जब सक्शन होगा या कंप्रेशन होगा या एग्जॉस्ट होगा तो वहां पर तो वर्क देना पड़ता है। यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने यही तो पढ़ा है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ा आपने, आप तो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा आपने, सेकंड ईयर में पढ़ा कि वही 4 स्ट्रोक में से आईसी इंजन के अंदर जो 4 स्ट्रोक्स होते हैं उनमें से केवल एक ही पावर स्ट्रोक होता है, एक ही वर्किंग स्ट्रोक होता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार जब एक स्ट्रोक में पावर मिलती है तो बाकी के 3 स्ट्रोक में क्या होता है? बाकी के जो 3 स्ट्रोक है वहां पे तो पावर देनी पड़ती है, तो पावर कहां से आती है? वो पावर आएगी कहां से? क्या उसमें कोई अलग से कोई डिवाइस लगा रखी है? तो उसमें एक फ्लाईव्हील लगाया जाता है कि जब जरूरत से ज्यादा, मतलब जितना रिक्वायर्ड पावर है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, उससे ज्यादा जब एनर्जी मिलेगी, यानी कि जो वर्किंग स्ट्रोक होता है, वर्किंग स्ट्रोक में हमको ज्यादा एनर्जी मिलती है रिक्वायर्ड एनर्जी से, तो उस टाइम पे जो होता है एक फ्लाईव्हील होता है जो क्रैंकशाफ्ट से लगा होता है। तो फ्लाईव्हील अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब जरूरत पड़ती है इंजन को सक्शन स्ट्रोक में, कंप्रेशन स्ट्रोक में और एग्जॉस्ट में, तो उस टाइम वो एनर्जी को सप्लाई करता है। और इसीलिए बोलते हैं कि फ्लाईव्हील जो है वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेती है कि जब इंजन को रिक्वायर्ड, सुनो यहां पर सुनना ध्यान से, जो इंजन को रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, तो कई एक स्ट्रोक ऐसा होता है वर्किंग स्ट्रोक, वहां पर रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होती है इंजन के पास, तो वह एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, बाकी के जो 3 स्ट्रोक हैं जहां पर वर्क नहीं मिल रहा होता है, वहां पर वर्क की जरूरत पड़ती है, इंजन को जरूरत है वहां पे, तो वो सप्लाई कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज यहां पर लिखी गई है, जरा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। Since the pressure inside the engine cylinder less than the atmospheric pressure during suction stroke, देखो सक्शन स्ट्रोक में जो है प्रेशर वैक्यूम प्रेशर होता है, तो जब सक्शन होता है उसमें। दूसरी चीज यहां पर अगर हम आइडियल केस की बात करेंगे तो ये 0 से पाई है, थोड़ा सा ऊपर भी दिख रहा है आपको पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव होगा, कंप्रेशन में भी नेगेटिव होगा, एग्जॉस्ट में भी नेगेटिव होगा, लेकिन यहां पर इनर्शिया फोर्स कंसीडर करके हम चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक्चुअल में डायग्राम बना हुआ है। अगर थ्योरेटिकल डायग्राम देखेंगे, आइडियल डायग्राम, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये रहेगा केवल पॉजिटिव, ये रहेगा केवल पॉजिटिव, क्योंकि वर्क केवल हमको यहीं पे मिल रहा है पावर स्ट्रोक में जब एक्सपेंशन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन, देखो ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक वर्क इज डन ऑन द गैसेस, देयरफॉर हायर नेगेटिव लूप इज ऑब्टेन्ड। यहां पर नेगेटिव लूप बन रहा है,
यस और नो, क्योंकि ये कंप्रेशन है, वर्क देना पड़ रहा है। उसके बाद ड्यूरिंग द एक्सपेंशन और वर्किंग स्ट्रोक द फ्यूल बर्न एंड गैसेस एक्सपेंड, देयरफॉर द लार्ज पॉजिटिव लूप वर्क। तो यहां पे लार्ज पॉजिटिव लूप वर्क बनेगा, क्योंकि यहां होगा एक्सपेंशन, यहां से मिलेगा हमको वर्क, यहां से मिलेगी हमको पावर। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक द वर्क इज डन ऑन द गैसेस, एग्जॉस्ट स्ट्रोक वर्क जो है वो गैसेस पे किया जाता है, देयरफॉर इट इज अ नेगेटिव लूप, तो यहां भी नेगेटिव लूप बनेगा। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। इसीलिए हमको फ्लाईव्हील यूज करना होता है, इसीलिए हमको फ्लाईव्हील यूज करना पड़ता है। तो ये होगा, देखो यहां पर आ रहा है मैक्सिमम टॉर्क, यहां पे आ रहा है, ये आ रहा है मैक्सिमम टॉर्क, ये होगा आपका मीन टॉर्क, ये होगा बेटा आपका टी मीन, यानी कि मीन टॉर्क, मीन रजिस्टिंग टॉर्क। तो जो इंजन वर्क करेगा अगेंस्ट मीन रजिस्टिंग टॉर्क वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका पॉजिटिव लूप और ये निगेटिव लूप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ मल्टी सिलेंडर इंजन, कि इंजन के अंदर एक से ज्यादा सिलेंडर भी तो हो सकते हैं, 2 सिलेंडर भी हो सकते हैं, 3 सिलेंडर भी हो सकते हैं। तो ये जो फ्लक्चुएशन आ रहा है, ये जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है टॉर्क में, जो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, इस टॉर्क के फ्लक्चुएशन को, इस स्पीड में जो वेरिएशन, अब टॉर्क में वेरिएशन बहुत ज्यादा आ रहा है तो स्पीड में वेरिएशन आएगा, तो स्पीड का जो वेरिएशन बहुत ज्यादा है उसको रिड्यूस करने के लिए मल्टी सिलेंडर जो है वो काम आता है आपका। सो टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए सिंगल सिलेंडर इंजन वेरी कंसिडरेबली एंड ग्रेटर वेरिएशन ऑफ द सेम इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक अ सिंगल सिलेंडर इंजन। तो अगर सिंगल सिलेंडर इंजन हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। फॉर इंजन विद मोर देन 1 सिलेंडर, अगर किसी इंजन में एक से ज्यादा सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है, 3 सिलेंडर है, द टोटल क्रैंक शाफ्ट टॉर्क एट एन इंस्टेंट इज गिवन बाय द सम ऑफ द टॉर्क डेवलप्ड बाय द ईच सिलेंडर। हर एक सिलेंडर से जितना टॉर्क मिलेगा, अगर 2 सिलेंडर हैं तो दोनों का टॉर्क ऐड हो जाएगा, 3 सिलेंडर हैं तीनों का टॉर्क ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। फॉर एग्जांपल इफ इंजन हैज 2 सिलेंडर्स, अगर इंजन के अंदर 2 सिलेंडर हैं विद क्रैंक शाफ्ट विद क्रैंक्स एट 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का डिफरेंस रहेगा दोनों में, द रिजल्टेंट टर्निंग मोमेंट डायग्राम हैज लेस वेरिएशन देन दैट ऑफ द सिंगल सिलेंडर। अगर सिंगल सिलेंडर में जो वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, टॉर्क में, अगर 2 सिलेंडर वहां पर यूज करोगे तो वेरिएशन कम हो जाएगा, और वहीं आप 3 सिलेंडर यूज करोगे 120 डिग्री के डिफरेंस पे तो वेरिएशन और भी कम हो जाएगा। सो टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन इज शोन इन द फिगर। यहां पर हमने डायग्राम ये दिखा रखा है, दिस इज फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। तो ये जो कर्व आपका बन रहा है, दिस इज दी टॉर्क कर्व, ये जो टॉर्क वाला में जो आपका कर्व बन रहा है, दिस वन, ठीक है ना, इसके बारे में अगली स्लाइड में हम थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर जो हम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। बेटा ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये टर्निंग मोमेंट है, यानी कि टॉर्क है, और यहां लिख देता हूं मैं दिस इज द टॉर्क, ठीक है, और ये जो है दिस इज द क्रैंक एंगल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है बेटा, क्रैंक एंगल है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जो कर्व बन रहा है, दिस इज द टॉर्क कर्व। ये जो कर्व आप देख रहे हैं टर्निंग मोमेंट कर्व आप कह सकते हैं इसको, राइट। अच्छा, आप जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्योंकि यहां से हम लोगों की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में मदद मिलेगी। फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी भी पूछ सकता है आपसे, और जब हमको ये टॉपिक समझ में आएगा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, अब जो हमारे आगे के टॉपिक्स बच रहे हैं उसमें कुछ फॉर्मूले, कुछ इक्वेशंस हमको मिलने वाली है। तो मैं जो फॉर्मूले, जो इक्वेशंस आपको देने वाला हूं, इन्हीं फॉर्मूलों का, इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अब से इस स्लाइड से हमारा काम स्टार्ट होता है। आइए जरा देखते हैं। तो देखो ये रहा टॉर्क, ये रहा क्रैंक एंगल, ओके। तो ये देख सकते हैं जो टॉर्क वाला कर्व है, ओके, एक पॉइंट है यहां पर ए, दिस इज पॉइंट सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये बी है और ये सी है। तो हम एक साइकिल की बात करेंगे यहां पर, किसकी बात करेंगे, एक साइकिल की बात करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द मेन रजिस्टिंग टॉर्क, दिस इज द मेन रजिस्टिंग टॉर्क। मेन रजिस्टिंग टॉर्क से ऊपर वाली जो एरिया होगा उनसे हमको वर्क मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यार ये वाला जो एरिया है ये क्या देगा हमको, ये वर्क देगा ना। ये निगेटिव वर्क है, ये पॉजिटिव वर्क है, यानी पॉजिटिव एनर्जी, ये निगेटिव एनर्जी है। बोलो यस और नो, अभी बताऊंगा, समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आगे देखिए, सो द मेन टॉर्क लाइन ए बी, ये जो लाइन ए बी है, दिस इज द मेन टॉर्क लाइन ए बी इंटरसेक्ट द टर्निंग मोमेंट कर्व। ये जो आपका टर्निंग मोमेंट कर्व है, दिस इज द टर्निंग मोमेंट कर्व, टर्निंग मोमेंट कर्व, ओके। तो इस टर्निंग मोमेंट कर्व, जो व्हाइट वाला टर्निंग मोमेंट कर्व है, और ये जो लाइन है मेन रजिस्टिंग टॉर्क वाली जो लाइन है, ए बी वाली जो लाइन है, ये कहां कहां पर कट कर रही है, जरा उसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो ये जो है इस कर्व को एक तो सी पे कट करेगी, हाँ जी सी पे कट किया इसने, और कहां पे कट किया है, देखो डी पे कट कर रही है, ई पे, एफ, जी,
H और C यहां पर कट कर रही है, यानी कि ये साइकिल है यहां पर C पर जो है साइकिल रिपीट हो जाएगी, यहां से साइकिल स्टार्ट होगी और यहां पर ये साइकिल जो है रिपीट हो जाएगी। तो हम तो एक साइकिल की बात कर रहे हैं, वही एनालिसिस दूसरी साइकिल के लिए होगा। तो C से लेकर के पॉइंट C से लेकर के पॉइंट C तक हमारी एक साइकिल इंजन की जो है वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। द एरिया अंडर द वेवी कर्व इज इक्वल टू द एरिया ओ ए बी के। देखो जरा ओ ये रहा होगा यहाँ पे, दिस इज ओ बी के, ये के रहा है यहाँ पे, ये रहा ओ है, तो दिस इज ओ, ठीक है ना, ओ ए, ये रहा ए, दिस इज ओ, ध्यान से देखो बेटा, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज बी एंड दिस इज के। तो ये जो ओ ए बी के वाला जो एरिया है, अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूं तो ये क्या देगा मुझे, ये मुझे वर्क देगा, ये मुझे क्या देगा बेटा, ये वर्क देगा। आगे देखते हैं, स्पीड ऑफ इंजन विल बी मैक्सिमम व्हेन द क्रैंक पोजीशन कॉरस्पॉन्ड्स टू डी एफ एच एंड मिनिमम कॉरस्पॉन्डिंग टू सी ई जी। जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये कह रहा है कि जो, क्योंकि जो क्रैंक है वो रोटेट कर रही है, क्रैंक जो है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, लगातार उसका थीटा चेंज हो रहा है। तो जब क्रैंक का जो ऐसा एंगल कि जहां, जब ये इस पॉइंट पर हो, पॉइंट डी पर, तो उसके अंदर हम इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहां पर जो होगी स्पीड क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। स्पीड ऑफ इंजन विल बी मैक्सिमम व्हेन द क्रैंक पोजीशन कॉरस्पॉन्ड्स टू डी एफ एच। जैसे यहां पर डी है, इसके लिए यहां पर एफ है और यहां पर एच है, तो इस पॉइंट डी पे मैक्सिमम एनर्जी होगी, पॉइंट एफ पे मैक्सिमम एनर्जी होगी, स्पीड मैक्सिमम होगी और एच पे भी मैक्सिमम होगी। इसी तरह से ये जो पॉइंट सी है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट सी पे मिनिमम होगी, ई पर मिनिमम होगी, जी पर मिनिमम होगी और इधर जो है फिर सी पर उतनी हो जाएगी जितनी यहां पर है। ओके, नाउ अब यहां से ऑब्जर्व अगर आप ध्यान से करें तो कुछ एरिया पॉजिटिव में है, कुछ एरिया नेगेटिव में है। तो वही चीज यहां पर हमने लिखी है कि A1, A3 एंड A5 बी द एरिया इन वर्क यूनिट ऑफ पोर्शंस अबव द मेन टॉर्क AB। ये जो मेन टॉर्क वाली लाइन है AB, इसके ऊपर कौन सा एरिया है, A1, A3 और A5। ओके, सो टर्निंग मोमेंट डायग्राम की बात हो रही है। ठीक है, दीज एरिया, ये जो एरिया है कौन सा, A1, ये जो एरिया है A1, A3 और A5, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दीज एरियाज रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी एडेड टू द फ्लाईव्हील। ये वो एनर्जी हैं, देखो मैंने क्या बोला था आपको कि एक होता है इंजन को जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, रिक्वायर्ड एनर्जी, तो जब ज्यादा एनर्जी मिल रही है इंजन से तो उस टाइम फ्लाईव्हील के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये जो A1 है, A3 है, A5 है, ये वो क्वांटिटी है जो फ्लाईव्हील के अंदर ऐड हुई है, यानी कि फ्लाईव्हील ने जो एब्जॉर्ब करी है, जब फ्लाईव्हील ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। उसी तरह से ये जो मेन रेजिस्टिंग टॉर्क नीचे वाली क्वांटिटी है A2, A4 और A6, ये वो एनर्जी हैं, ये वो क्वांटिटी है वर्क की जो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि जो एनर्जी फ्लाईव्हील ने रिलीज करी है इंजन को जरूरत पड़ने पर। बोलो यस और नो, तो वही लिखा है। सिमिलरली एरिया A2, A4, A6 बिलो द AB रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी टेकन फ्रॉम द फ्लाईव्हील। तो ऊपर वाली एनर्जी वो फ्लाईव्हील ने अपने अंदर एब्जॉर्ब करी है और ये रिलीज करी है ना, ये एनर्जी फ्लाईव्हील ने दी है। ठीक है, ओके, सो चलिए आगे बढ़ें। एक चीज यहां पर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो देखो यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने, सी से स्टार्ट करी हमने साइकिल और सी पर जाकर के क्या होगी, कंप्लीट। अरे कोई साइकिल का मतलब क्या होता है, जहां से चले वहीं पर आगे, जहां से कोई चीज रिपीट होने लग रही है वो साइकिल है। तो ये पॉइंट सी पे कितनी एनर्जी है, यहां पर अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी को हम यहां पे कैपिटल ई से लिखेंगे। तो ये जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी जो है यहां पर मैं लिख देता हूं, ये पॉइंट सी है, दिखाई दे रहा है आपको, यस, पॉइंट सी पे एनर्जी कितनी है बेटा, दैट इज कैपिटल ई, दैट इज कैपिटल ई। ओके, मैंने मान लिया कि पॉइंट सी, इस पॉइंट की बात हो रही है बेटा, इस पॉइंट की बात हो रही है पॉइंट सी की, इस पॉइंट सी पर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू कैपिटल ई। अब मैं पॉइंट ए से आगे, पॉइंट सी से आगे बढ़ा, पॉइंट डी मिला मुझे, पॉइंट डी, तो पॉइंट डी पे कितनी एनर्जी होगी, क्योंकि यहां पर सी से जब हम डी गए तो यहां पर प्लस A1, तो यानी ई यहां पर थी तो कितना हो जाएगा, ई तो पहले से थी प्लस A1, इसमें A1 ऐड हो गया, वेरी गुड। हम डी से गए ई पे, तो यहां पर ई से पहले ई प्लस A1 तो था ही, माइनस का और हो जाएगा इसमें E2, तो पॉइंट ई पर कितना होगा, ई प्लस A1 माइनस A2। फिर आएंगे आप पॉइंट एफ पे, पॉइंट एफ पे कितना हो जाएगा, इसमें से प्लस हो जाएगा A3, तो ई प्लस A1 माइनस के A2 प्लस के A3, वेरी गुड।
ओके नाउ अब आप पॉइंट जी पे आ गए, तो जी पे आ गए तो -A4 हो जाएगा। जी पे आ गए तो ये तो रहेगा उसके अंदर E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस के A4। इसी तरह से आप जी पे एनर्जी लिखेंगे क्या, सॉरी एच पे लिखेंगे, जी के बाद एच, तो ये हो जाएगा E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 और माइनस के A4 और यहां पर प्लस हो जाएगा A5 प्लस A5। उसके बाद आप जाएंगे यहां पर, फिर दोबारा पॉइंट मिलेगा आपको C, तो पॉइंट सी पे माइनस के A6 हो जाएगा और हमारी साइकिल रिपीट होगी। तो यहां पर जो पॉइंट सी आ गया फिर से, तो ये रहेगा बेटा E प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस के A6। तो सी से हम चल करके पॉइंट सी पर वापस आ गए। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस सी से लेकर के सी तक की बात करें तो यहां पर इसकी जो वैल्यू है दिस वन, क्योंकि यहां पर ई है तो ई का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम इन दोनों पॉइंट सी और इस पॉइंट सी में एनर्जी का डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये बराबर कब होंगी, पॉइंट सी पे एनर्जी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अरे यस और नो, इस पॉइंट सी पे और इस पॉइंट सी पे एनर्जी क्या हो जानी चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए। तो बराबर कैसे होंगी कि यहां पर ई है यहां पर भी ई है, तो ये बराबर तब हो सकती है जब A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस A6 का सम कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां पर हम लिखेंगे, लिख दिया यहां पर, फ्रॉम द टू वैल्यूज ऑफ द एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील कॉरस्पॉन्डिंग टू द पोजीशन C इट इज कंक्लूडेड दैट, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि A1, ध्यान से देखो कितना आएगा, ये टर्म जो है ये वाली सारी की सारी 0 हो जाएंगी, मतलब तभी तो इसके बराबर हो पाएगी ये, ठीक है ना भाई। इसकी एनर्जी को और इसकी एनर्जी को जब इक्वेट करोगे, इस एनर्जी को इक्वेट करोगे, चलो मैं इक्वेट कर ही देता हूं, ठीक है, मैं इक्वेट करके दिखा देता हूं यहां पे, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। ओके सो चलिएगा, बहुत बढ़िया, हम यहां से लिख पा रहे हैं, क्या लिख पा रहे हैं कि सी पॉइंट पर कितनी एनर्जी है, ई है, और उधर कितनी है, ई प्लस A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस के A6। तो बेटा देखो E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 एंड माइनस के A6 इक्वल टू 0। तो ये कंक्लूड हो चुका है यहां से, पॉइंट सी पे हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो चीज आपने यहां कितनी आसानी तरीके से हमने लिख दिया है, और ये हम इसकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं, तो इसको रफ कर देते हैं, ये पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो अब यहां पर जैसे कि मैंने बोला कि मान लो कि यहां पर जो एनर्जी है बेटा वो मैक्सिमम होगी, यहां पे जैसे लिखा भी है यहां पे, यहां पर इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है मैक्सिमम होगी मान लो, और मान लो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी, मिनिमम होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन सब को अगर हम कंपेयर करें तो यहां मैक्सिमम हो सकती है, यहां मिनिमम हो सकती है। ऐसा एक पॉइंट यहां पर होगा जहां पर एनर्जी मैक्सिमम होगी, और एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर एनर्जी मिनिमम होगी। तो वही चीज यहां पर लिखी जा रही है कि इन सभी में कौन मैक्सिमम है, ग्रेटेस्ट कौन है और लोवेस्ट कौन है। तो लिखा हुआ है बेटा यहां पर, द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज एनर्जी, इनमें से कौन सी एनर्जी जो ग्रेटेस्ट है, इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इनमें से जो मैक्सिमम होगा उसी को हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखूंगा कैसे, ध्यान से देखना, इस मैक्सिमम एनर्जी को मैं लिखूंगा ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम का मतलब E1 से मैं लिखूंगा आगे, ऑफ द फ्लाईव्हील। दोबारा रिपीट करो, द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस एनर्जी, इनमें से जो एनर्जी मैक्सिमम होगी उसको, ग्रेटेस्ट होगी उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। एंड फॉर द करस्पॉन्डिंग क्रैंक पोजीशन, और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्रैंक की पोजीशन होगी वहां पर स्पीड भी मैक्सिमम होगी, वहां पर क्या होगी, उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड भी मैक्सिमम होगी। अब इनमें से जो लीस्ट ऑफ दीज, इनमें से जो लीस्ट होगी, इसमें से जैसे यहां पर ग्रेटेस्ट वैल्यू थी, इसी तरह से इनमें से जो लीस्ट वैल्यू होगी, लीस्ट ऑफ दीज एनर्जी, इन एनर्जी में जो सबसे लीस्ट है वो कहलाएगी लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। क्या कहलाएगी बेटा, दैट इज द लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी या लीस्ट काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ई मिनिमम, दैट मींस इसको हम लिखेंगे E2 से। फ्लाईव्हील, ठीक है ना,
तो ये कहलाएगी लीस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील, एंड फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग क्रैंक पोजीशन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्रैंक की पोजीशन होगी तो वेलोसिटी उसकी जो स्पीड आएगी वो स्पीड कैसी आएगी, मिनिमम स्पीड आएगी। कैसे आएगी, मिनिमम स्पीड आएगी। और ध्यान से ऑब्जर्व आप करेंगे तो मिनिमम स्पीड को हम लिखेंगे एन मिनिमम, बोले तो n2 से लिखेंगे, और ये जो होगा आपका n मैक्सिमम होगा, दिस इज n मैक्सिमम, और इसको मैं लिखूंगा n1 से। ठीक है, ये नोटेशंस रहेंगे मेरे, ये नोटेशंस रहने वाले हैं। n1 मैक्सिमम स्पीड, n2 मिनिमम स्पीड। ठीक है, आगे बढ़े। यस, अब एक टर्म आती है यहां पर कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी में जो अब एनर्जी कम ज्यादा हो रही है तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन कितना आएगा, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन कितना आ सकता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, अरे यस और नो, इसमें मैक्सिमम फ्लक्चुएशन कहां पे आएगा, जो पॉजिटिव वाले कर्व हैं उसका सबसे, जो मान लीजिए सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे, मान लो यहां पे, मिनिमम कहां पे, यहां पे, तो ये मैक्सिमम फ्लक्चुएशन आएगा। अरे यार, तो आपके पास जब मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, दैट इज द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। डेल्टा ई से हम लिखेंगे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाईव्हील इज नोन एज मैक्सिमम फ्लक्चुएशन। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन दैट कैपिटल ई, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन दैट इज कैपिटल ई से हम लिखेंगे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन, और ये हो जाएगा बेटा ई मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान से देखो, मैक्सिमम को हम E1 से लिख रहे हैं, तो डेल्टा E जो होगा वो E1 यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी है E2, तो ये हो गया आपका दिस इज योर मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रहेगा क्या कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी भी कोई चीज होती है, E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय वर्क डन पर साइकिल। इट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू द वर्क डन पर साइकिल, टू द वर्क डन पर साइकिल इज डिफाइंड एज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। CE से इसको हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि वर्क डन पर साइकिल कितना होता है, कैलकुलेट कर सकते हैं, टी मीन यानी कि मीन टॉर्क इनटू थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू 2 पाई होगी अगर 2 स्ट्रोक इंजन है, थीटा की वैल्यू 4 पाई होगी अगर ये 4 स्ट्रोक इंजन है। और आप सभी जानते हैं बेटा कि P जो होता है वो 2 पाई NT ओवर 60 होता है। यहां पर N क्या है, RPM है, रिवॉल्यूशन पर मिनट है, और T जो है वो मीन टॉर्क है। तो यहां से अगर मैं आपको बोलूं तो यार यहां से आप क्या लिख सकते हो, ये जो टॉर्क है T मीन लिख सकते हो। यहां से T मीन कितना आ जाएगा, तो यहां से T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P इंटू 60 अपॉन 2 पाई N। अरे यार, ये जो T है, T मीन जो है मैंने ऐसे लिख लिया इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से मैं और क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इस चीज को कि जो T मीन है दैट इज इक्वल टू इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 60 को नीचे लिख लो तो ये हो जाएगा P अपॉन 2 पाई N ओवर 60, 2 पाई N ओवर 60। और आप सभी जानते हैं कि जो 2 पाई N ओवर 60 होता है दैट इज इक्वल टू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से आप जो है क्या लिख पाएंगे, यहां से आप लिख पाएंगे कि जो T मीन होता है वो P अपॉन ओमेगा भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको रिकॉल करा दी है। आगे आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। जैसे हमने पढ़ा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी। इसी तरह से आएगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, यानी कि मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड। ठीक है, क्योंकि स्पीड भी वेरी करती है ना, जैसे जैसे थीटा वेरी करता है, टॉर्क वेरी करता है, तो काइनेटिक एनर्जी वेरी करती है, तो स्पीड भी वेरी करती है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं जरा इसको। आइएगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। ओके, देखो जरा, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट स्पीड यानी कि मैक्सिमम स्पीड एंड लीस्ट स्पीड यानी कि मिनिमम स्पीड इज नोन एज द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो मैंने बोला कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम को हम लिखेंगे N1 से और मिनिमम को हम लिखेंगे N2 से। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। एक टर्म आती है यहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। जैसे वहां पे आया था पीछे कोएफिशिएंट ऑफ
फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, सीई से लिखा था, यहां पर हम cs लिख रहे हैं। cs मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। क्या होता है? द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का और मीन स्पीड का जो रेशियो होता है उसको हम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कहते हैं। आइए जरा देख लेते हैं यहां पे। तो बेटा cs की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cs कितना हो जाएगा? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ये रहा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, दैट इज n1 माइनस n2 अपॉन मीन स्पीड। मीन स्पीड को हम लिखेंगे n से, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, क्योंकि हम न्यूमेरिकल भी जब सॉल्व करेंगे ध्यान रखना, जो n है बेटा, n होता है मीन स्पीड, तो हम जो लिखते हैं मीन स्पीड, मैं लिख देता हूं यहां पे मीन स्पीड जो n है, मीन स्पीड बेटा क्या है? यहां पर जो मीन स्पीड है वो n है, और n की वैल्यू कैसे होगी? दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड n1 मिनिमम स्पीड n2 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का एवरेज यानी उसका मीन ले लो तो ये मिल जाएगा आपको n। बताइए यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमको मिला जो cs की वैल्यू है बेटा, दैट इज इक्वल टू n1 माइनस के n2, और इसको हम n1 को क्या लिख सकते हैं? दिस इज n1 प्लस n2, अरे यार n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2, बोलो यस और नो। तो यहां से जो cs आ गया वो आ गया 2n1 माइनस के n2 अपॉन 2, दिस इज व्हाट, सॉरी दिस इज n1 प्लस n2, कोई दिक्कत नहीं है। yes my dear students, so this is what coefficient of fluctuation of speed, that is 2 into n1 minus n2 upon n1 plus n2। तो ये तो आरपीएम के टर्म्स में है। इसी को अगर आप ओमेगा के टर्म्स में लिखना चाहें, मतलब इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो लिख सकते हैं। यहां पे आ जाएगा cs, यहां पे लिखेंगे cs इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहीं से आएगा बेटा, कितना आएगा कि cs जो होगा 2 इंटू, जैसे यहां पर n1 मैक्सिमम स्पीड है आरपीएम में, तो इसी तरह से यहां पर हो जाएगा ओमेगा 1 मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी माइनस n2 मतलब ओमेगा 2 यानी कि मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ओमेगा प्लस ओमेगा 2। तो ये क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ आरपीएम। इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं और करके इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, तो cs कितना हो जाएगा? 2 इंटू v1 माइनस के v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये क्या हो गया? दिस इज अगेन कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो ये मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी, मिनिमम लीनियर वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरह का भी डेटा हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर लेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप आज का लेक्चर देख रहे, पूरा समझ रहे ध्यान से, आपका चाहे वो एकेटीयू का एग्जाम हो और चाहे वो आपका गेट का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जा रहे हैं बैठने, कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन सेम, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, जो रिमेनिंग चीजें उसको देख लेते हैं। एक चीज और यहां पर आप ध्यान रखिएगा, एक चीज और आप यहां पर ध्यान रखिएगा बेटा, एक टर्म और आती है कोएफिशिएंट ऑफ स्टडीनेस। कोएफिशिएंट ऑफ स्टडीनेस क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, यानी कि इसको m से लिख देते हैं, यानी कि ये n1 माइनस n2 अपॉन n है, तो यहां पर उल्टा रिवर्स हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि मीन स्पीड ऊपर आएगी और मैक्सिमम फ्लक्चुएशन नीचे आएगा, n अपॉन n1 माइनस n2। आगे बढ़े, एक और चीज है, एक और फॉर्मूला यहां पर, एक और टॉपिक है हमारा, दैट इज फ्लाई व्हील। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लाई व्हील? ठीक है, जब फ्लाई व्हील समझ में आ जाएगा तो एक थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे। गवर्नर, हालांकि जो गवर्नर है वो नेक्स्ट यूनिट के अंदर है, लेकिन फिर भी हम यहां पर थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लाई व्हील एंड गवर्नर, ठीक है। चलिएगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे आईसी इंजन के अंदर, जैसे 4 स्ट्रोक इंजन की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन यानी कि वर्किंग और एग्जॉस्ट, तो 4 स्ट्रोक में से केवल एक ही स्ट्रोक में वर्क मिलता है, तो बाकी की जो 3 स्ट्रोक है उसमें वर्क देना पड़ता है, तो वो कहां से देंगे? फ्लाईव्हील से देंगे। तो फ्लाईव्हील क्या करेगा कि जो वर्किंग स्ट्रोक होता है, जब रिक्वायर्ड वर्क से ज्यादा वर्क, रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी अपने पास होती है, तो फ्लाईव्हील एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी की जो रिमेनिंग स्ट्रोक हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, उनमें क्या होता है कि वो एनर्जी को रिलीज करता है उस टाइम पे, ठीक है। सो देखिए ध्यान से,
A flywheel is used to control the variation in speed during each cycle of an engine. किसी भी इंजन, जो इंजन होता है उसकी एक साइकिल में जैसे वेरिएशन आता है स्पीड में, तो उसके वेरिएशन को कम करता है कौन? फ्लाईव्हील। उसके वेरिएशन कौन करता है? कम करता है कौन? फ्लाईव्हील। ओके, so a flywheel is a flywheel of suitable dimensions attached to the crankshaft makes the moment of inertia of the rotating parts quite large and thus act as a reservoir of energy. तो ये एक एनर्जी रिजर्वायर का काम करता है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट जहां होती है वहीं पर एक फ्लाईव्हील लगाया गया होता है। आपने देखा भी होगा एक पहिया लगा रहता है। आप चारा काटने वाला जो इंजन आपने देखा होगा, जो गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, जो पशुओं का चारा जिस मशीन से कटता है तो वहां पर इंजन लगा रहता है एक, तो वहां पर एक पहिया लगा रहता है बड़ा सा हैवी सा, वो फ्लाईव्हील है। जितने भी बसेस हैं, ट्रैक्टर्स हैं, सब में 2 स्ट्रोक में भी 4 स्ट्रोक में भी क्या होता है? फ्लाईव्हील लगा रहता है। और 2 स्ट्रोक में छोटा फ्लाईव्हील होता है, लाइट वेट का होता है, 4 स्ट्रोक में हैवी फ्लाईव्हील होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है केटीयू में कि 4 स्ट्रोक इंजन में हैवी फ्लाईव्हील क्यों यूज होता है टू एज कंपेयर टू स्ट्रोक इंजन? क्यों? क्योंकि 4 स्ट्रोक में एक साइकिल में जो वेरिएशन है वो ज्यादा आता है। 4 स्ट्रोक में से एक में पावर मिल रही है, और जबकि 2 स्ट्रोक में से 2 स्ट्रोक में से एक में पावर मिल रही है, तो वहां पर एनर्जी का जो गैप आ रहा है वो ज्यादा है 4 स्ट्रोक में। तो एनर्जी गैप को कौन मेंटेन करता है? फ्लाईव्हील। तो क्योंकि वहां एनर्जी गैप ज्यादा है इसलिए वहां पर हैवी फ्लाईव्हील का यूज करना पड़ता है। और ये इनर्शिया की वजह से करता है। जितना मास बढ़ाओगे उतना ज्यादा इनर्शिया उसके अंदर होगा। जितना किसी भी कंपोनेंट का जितना मास हो, क्योंकि F इक्वल टू कितना होता है? M मतलब मास जितना ज्यादा होगा उतना जो है ज्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ड्यूरिंग द पीरियड्स व्हेन द सप्लाई ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी की सप्लाई ज्यादा होती है, मोर देन द रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी सप्लाई हो रही होती है, तो इट स्टोर द एनर्जी, ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है। एंड ड्यूरिंग द पीरियड्स व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर मोर देन द सप्लाई, जब सप्लाई से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, सो इट रिलीज द एनर्जी, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फ्लाईव्हील, एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, चलिएगा, तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, देखिएगा। आई जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऑफ द फ्लाईव्हील, जो कि m के स्क्वायर के बराबर होगा, और k क्या होगा? रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द फ्लाईव्हील इन मीटर। ध्यान रखना, रेडियस ऑफ जायरेशन इन मीटर k। ओमेगा 1 मैक्सिमम स्पीड, ओमेगा 2 मिनिमम स्पीड, ओमेगा क्या होगा? मीन स्पीड। ओमेगा मीन स्पीड मतलब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का जो मीन आएगा, दिस इज दी यस। ई जो है वो काइनेटिक एनर्जी है फ्लाईव्हील की। ओके, सी एस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। एम जो है मास ऑफ द फ्लाईव्हील केजी में होगा। के रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ फ्लाईव्हील इन मीटर। एंड डेल्टा ई क्या? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बोले तो ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, जैसा कि बताया था अभी आपको, दैट मींस E1 माइनस E2। यस, E1 माइनस E2। आगे बढ़ते हैं बेटा, और जरा ध्यान से एक फॉर्मूला, अभी हमारे पास 1-2 फॉर्मूले और आने वाले हैं जो कि न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, लेक्चर हमारा जल्दी कंप्लीट होने वाला है, अब आइएगा। सो मेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील E इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। और I क्या होता है बेटा? That is I is what? Moment of inertia of the flywheel, that is equal to m into k square, m into k square। तो यहां से हम लिख सकते हैं E is equal to half of m k square ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको मास पता है केजी में, के पता है मीटर में, ओमेगा पता है आपको, तो ये आपको मिल जाएगा जूल में, या फिर न्यूटन मीटर में, या फिर जूल में, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। नाउ द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कितना होगा उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, सो दिस इज व्हाट? दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन कितना होगा? ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम मतलब क्या हुआ? तो डेल्टा ई कितना हो गया? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ई मैक्सिमम मतलब E1, ई मिनिमम मतलब E2। अरे यस और नो? अब E1 कितना होगा? हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। थिकनेस कैसे बढ़ गई इसकी? यस, मैं दोबारा से लिख देता हूं, क्योंकि जो बेटा आई होता है, ये क्या हुआ? ये कैसे पैर टांग सी रुक गई यहाँ इसकी? चलिए कोई बात नहीं,
ब्लैक पेंट कर देते हैं। अरे यार अब तो ठीक है। चल बेटा, चल बेटा चल। तो देख यहाँ पर ई क्या होता है, आई ओमेगा स्क्वायर। तो ई वन कितना हो जाएगा, ई वन कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ आई ओमेगा वन स्क्वायर। और ई टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी हाफ ऑफ आई ओमेगा टू स्क्वायर। अरे यार यस और नो। तो यहां से आप हाफ को, हाफ आई जो है कॉमन आ जाएगा। अरे यस और नो। तो अंदर कितना बचेगा, ओमेगा वन स्क्वायर माइनस के ओमेगा टू स्क्वायर। यस और नो, यस माय डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर जो आप टर्म देख रहे हैं ओमेगा वन स्क्वायर माइनस ओमेगा टू स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। क्या पता होगा कि यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी, या ऐसा लिखो ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये तो सब जानते हैं, ये तो सब जानते हैं। तो कितना हो जाएगा डेल्टा ई, तो डेल्टा ई कितना हो गया, हाफ ऑफ आई, हाफ ऑफ आई, और ये हो जाएगा बेटा ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इंटू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। अब यहां पर आप मुझे ये बताओ कि ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू अपॉन टू है क्या, हाँ है। क्या ये ओमेगा लिखा जा सकता है, मीन स्पीड, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ओमेगा मतलब मीन स्पीड, मतलब ओमेगा वन और ओमेगा टू का एवरेज मीन उसका। तो ये आ जाएगा बेटा यहां पे कि डेल्टा ई जो है वो आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू आ जाएगा आई ओमेगा इंटू ओमेगा वन माइनस के ओमेगा टू। बिकॉज यहां पर मैं लिख देता हूं, बिकॉज ओमेगा जो है वो ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू होता है। अरे यार चमका कि नहीं चमका। तो ये वैल्यू आ गई आई ओमेगा इंटू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। तो एक एक्सप्रेशन आपको यहां से मिल चुका है। अब आई को यहां पर आप क्या लिख सकते हो, एम के स्क्वायर लिख सकते हो। अरे यस और नो, ठीक है, क्या लिख सकते हो। अच्छा एक चीज और यहां पर अगर हम देखें, एक चीज और यहां पर देखें हम कि ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई टू क्या होता है। यहां पे देख जरा ध्यान से, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू अपॉन, अरे यार एक सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी। यहां से अगर हम देखें इसको क्या लिख सकते हो कि ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू अपॉन ओमेगा। तो क्या हो जाएगा ये, क्या फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड आ सकता। अरे यार इसके हिसाब से यहां पर मैं अगर लिखना चाहूं, मैं इसको अगर यहां से लिखना चाहूं, यहां से लिख के दिखा दूंगा, मिटा दूंगा मैं इसको, कि यार सी एस जो है ये जैसे एन वन एन के टर्म्स में लिखा हुआ है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा वन माइनस के ओमेगा टू अपॉन ओमेगा, ऐसा लिखा जा सकता है। तो वही चीज मैं आगे लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है चलिएगा आगे चलते हैं। और इसको यहां पर मैं चाहूंगा कि इसमें ओमेगा से ऊपर मल्टीप्लाई करूं, ओमेगा से मैं नीचे मल्टीप्लाई करूं। ठीक है, तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू आई हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये बचेगा आपका ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू अपॉन ओमेगा। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू हो गया बेटा आई ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी एस। अरे यार ये सी एस हो जाएगा कि नहीं, यहां से सी एस हो जाएगा। ओके ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, डोंट वरी, बिकॉज सी एस इज इक्वल टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू अपॉन ओमेगा। ठीक है, यस और नो। तो इस तरह से आप जो है इसको, ये एक फॉर्मूला आपके पास आ गया। इसी चीज को आप लिख सकते हो और करके, इसी चीज को आप लिख सकते हो कि यार जो डेल्टा ई होगा दैट इज इक्वल टू आई जो होगा वो एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी एस, ऐसे भी लिखा जा सकता है। के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द फ्लाईव्हील, और एम क्या है, मास ऑफ द फ्लाईव्हील इन केजी। कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें यही डेरिवेशन था आपका छोटा सा, और ये एकेटीयू एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये एकेटीयू एग्जाम में बेटा पूछा भी जा चुका है। ठीक है चलिएगा, अब एक इसको और थोड़ा सा मैनिपुलेट अगर आप करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यार डेल्टा ई जो है इसमें आप टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, टू, तो ये हो जाएगा एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सी एस। अरे यार यस और नो, यहां पे कर दो फिर, या यहां पे कर दो, है ना, यहां पे करते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना,
इन्होंने भी किया हुआ है, तो हम भी इसको करके दिखा देते हैं, कई बार इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। दिस वन यहां पे और करके लिखेंगे, और कितना हो जाएगा, डेल्टा आई, यहां से देखो डेल्टा आई इज इक्वल टू 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये बच गया आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। और आप सभी जानते हैं कि डेल्टा ई जो है ये हो जाएगा 2, ये हो गया आपका क्योंकि आप बताइएगा मुझे ई कितना होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही होता है ना, ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से तो देखो ये हो गया हाफ, है ना, ये वाला जो है ऐसा लिख दें, इसको ऐसे लिख दें बेटा, इसको लिख देते हैं 2 इंटू 1/2। तो ये जो हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर है दिस वन, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कैपिटल ई लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल ई ओमेगा स्क्वायर, सॉरी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया 2e सी एस। तो ये अलग अलग फॉर्मेट में आपके एक्सप्रेशंस आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो फॉर्मूले आए हैं इन सभी फॉर्मूलों का यूज करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेक्चर को खत्म करने से पहले एक चीज और देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन फ्लाईव्हील एंड गवर्नर, एकेटीयू में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सो ध्यान से देखो, तो यहां पर हमने क्या देखा, अभी जो फ्लाईव्हील के बारे में पढ़ रहे थे, फ्लाईव्हील एनर्जी को स्टोर करता है, फ्लाईव्हील एनर्जी को स्टोर करता है। तो रिड्यूस द फ्लक्चुएशन इन स्पीड ड्यूरिंग वन इंजन साइकिल, कि इंजन की एक साइकिल में इसका रोल होता है, इंजन की एक साइकिल में इसका रोल होता है कि वो साइकिल में जो स्पीड का वेरिएशन है, टॉर्क में जो वेरिएशन आ रहा है उसको कंट्रोल करके, ठीक, उसको कंट्रोल करता है। जबकि गवर्नर क्या करता है, मेंटेन्स द कांस्टेंट मीन स्पीड अंडर द वेरिंग लोड। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप कार हो गई, है ना, इवन बाइक भी हो गई, ट्रक हो गए, बसेस हो गए, कहीं पर किसी पर लोड ज्यादा है किसी पर लोड कम है, तो जब कहीं स्लोप आता है, जब ब्रिज के ऊपर आप जा रहे होते हैं, तो मान लीजिए आपने कोई एक्सेलरेशन उसको दिया हुआ है, तो जब स्लोप धीरे धीरे स्लोप बढ़ता जाएगा तो आपका जो स्पीड है वाहन की, आपके जो व्हीकल्स की स्पीड है वो घटने लग जाएगी, यस और नो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, थोड़ा तेज चलाने के लिए एक्सेलरेट करना पड़ेगा। उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब है कि आप फ्यूल की सप्लाई बढ़ा रहे हैं, किसकी, फ्यूल की सप्लाई बढ़ा रहे हैं। तो जब लोड वेरी करता है व्हीकल के ऊपर, जब लोड वेरी करता है, चाहे वो कोई भी इंजन हो, तो जब लोड वेरी करता है तो उसकी स्पीड कम होने लगती है, तो हमको करना था फ्यूल की सप्लाई बढ़ाने के लिए हम गवर्नर का यूज करते हैं। तो फ्यूल की सप्लाई बढ़ाएंगे, एक्सेलरेट करेंगे उसको, तो क्या होगा, हमारी जो स्पीड है व्हीकल की, इंजन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रह पाती है। तो उसका काम, वो किसका काम होता है, गवर्नर का, मेंटेन कांस्टेंट स्पीड अंडर द वेरिंग लोड। जब उसका लोड वेरी करता है, लोड बढ़ा दो या तो फिर स्लोप आ जाए, ठीक है, उस केस में फ्लाईव्हील वर्क फ्लाईव्हील वर्क ड्यू टू इनर्शिया एंड स्टोर द काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है और रिलीज करता है, ठीक है, जितना मास ज्यादा होगा उतनी इनर्शिया ज्यादा होगा, एम एम ए जो होता है इनर्शिया फोर्स। जबकि गवर्नर वर्क ऑन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड एडजस्ट द फ्यूल सप्लाई, ये फ्यूल की सप्लाई को कम, जैसा लोड वेरी करेगा, लोड ज्यादा होगा तो फ्यूल की सप्लाई को बढ़ा देगा, लोड कम होगा तो फ्यूल की सप्लाई को घटा देगा। जब स्लोप से हम नीचे उतर रहे होते हैं तो अपने आप स्पीड बढ़ने लगती है, तो उसमें हम एक्सेलरेट, पैर हटा लेते हैं वहां से, पेडल से, तो उससे क्या होता है, फ्यूल की सप्लाई कम हो जाती है। स्पीड वेरिएशन विद इन वन साइकिल, जबकि एवरेज स्पीड ओवर टाइम, ठीक है, माउंटेड ऑन द क्रैंकशाफ्ट, जो फ्लाईव्हील है वो क्रैंकशाफ्ट पे माउंट होता है, जबकि जो गवर्नर है कनेक्टेड टू द थ्रोटल वॉल्व मैकेनिज्म, एक थ्रोटल वॉल्व मैकेनिज्म होता है जिससे हम फ्यूल की सप्लाई को घटाते बढ़ाते हैं, ठीक है ना। बाकी जो गवर्नर है डिटेल में तो नेक्स्ट यूनिट में आएगा ये आपका, बट ये दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया होगा। लास्ट में कि व्हाई द फ्लाईव्हील इज यूज्ड, व्हाई फ्लाईव्हील यूज्ड फॉर 4 स्ट्रोक इंजन इज हैवियर देन दैट यूज्ड इन द 2 स्ट्रोक इंजन, कि भाई 4 स्ट्रोक इंजन में जो फ्लाईव्हील है वो हैवी यूज होता है, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में वो कम, उसका मास कम होता है, लाइट होता है। तो इन 4 स्ट्रोक इंजन पावर इज डिलीवर्ड वंस एवरी 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन में एक पावर डिलीवर होता है, एक स्ट्रोक पावर मिलती है। जबकि इन केस ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन पावर इज डिलीवर्ड वंस एवरी 2 रिवॉल्यूशन, एवरी रिवॉल्यूशन, क्योंकि इसमें तो एक ही रिवॉल्यूशन में साइकिल कंप्लीट होती है 2 स्ट्रोक में, यानी कि 360 डिग्री में, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन में एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। जबकि 4 स्ट्रोक इंजन का मतलब है कि 720 डिग्री में, यानी कि 2 रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू दिस द 4 स्ट्रोक इंजन एक्सपीरियंस लॉन्गर गैप्स बिटवीन द पावर स्ट्रोक्स, कि एक पावर स्ट्रोक जब आएगा उसके बाद जो दूसरा पावर स्ट्रोक आएगा उसमें गैप ज्यादा है,
इसलिए हैवी फ्लाईव्हील का यूज करना पड़ता है। जबकि टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, टू स्ट्रोक इंजन में वो जो एक पावर स्ट्रोक है फिर दूसरे पावर स्ट्रोक में आने में समय नहीं लगेगा ज्यादा, ठीक है, इसलिए वहां पर लाइटर फ्लाईव्हील होता है। टू रिड्यूस द फ्लक्चुएशंस एंड मेंटेन द यूनिफॉर्म रोटेशन द फ्लाईव्हील मस्ट बी हैवियर फॉर स्टोर दी एनर्जी। जितना हैवी फ्लाईव्हील होगा, क्योंकि क्या होता है, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर एनर्जी होती है, और हाफ ऑफ आई कितना होता है, एम के स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर। तो जितना मास ज्यादा होगा उतनी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा स्टोर करेगा फ्लाईव्हील। तो इसलिए 4 स्ट्रोक इंजन में, क्योंकि 4 स्ट्रोक में से एक में पावर स्ट्रोक होती है, 2 स्ट्रोक में से एक में पावर स्ट्रोक होती है, तो गैप ज्यादा होता है पावर स्ट्रोक का 4 स्ट्रोक इंजन में, इसलिए फ्लाईव्हील का जो है हैवी फ्लाईव्हील को यूज किया जाता है। तो इस तरह से आज का जो है लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हमने कई सारे टॉपिक्स तो वैसे एक ही टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, कुछ डेफिनेशंस थे, कुछ फॉर्मूले थे, कुछ इक्वेशंस थी, वो हमने देख ली हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक या 2 शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाने चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इन फॉर्मूलों को आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यही फॉर्मूलों का यूज होने वाला है। और जाते जाते अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि बीटेक मैकेनिकल 6 सेम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप कोर्स के अंदर एनरोल कराइए, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों की संख्या कम है, मैं हर बार आपको याद दिलाता हूं। और आप में से बहुत सारे बच्चे फोन करके ही बताते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमने रिकमेंड किया है, आपको कंटेंट अच्छा लगता है, आप मेहनत करते हो, तो हम भी आपके साथ जो है आपको मोटिवेट रखेंगे। तो सभी से मेरी एक बार फिर से अपील है कि, और दूसरी चीज, बाकी जो अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके चाहे वो CSIT जो भी हैं, क्योंकि मैकेनिकल, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो कॉमन टू ऑल ब्रांच होता है, उसमें तो ब्रांच का कोई मतलब होता नहीं है। तो आप अपने जो जूनियर्स हैं उनको जरूर रिकमेंड करें, ठीक है ना, कि तोमर सर हैं, गुलशन सर हैं, और भी है ना, सब लोग हैं, मेहनत करते हैं। तो आप अपने जूनियर्स को जरूर रिकमेंड करेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के। और जो अपने मैकेनिकल 6 सेम के स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो आप रिकमेंड कर ही रहे होंगे, है ना। चलिए एक बार फिर से यही अपील करते हुए, और हमारी नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। कोर्सेज किसी को अगर लेना है तो आप कोर्स का लिंक भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे। अपने जो ग्रुप होते हैं अपने कॉलेज के, जो मैकेनिकल वाले ग्रुप हैं, उनमें सीधा सीधा अपने एप्लीकेशन से, अगर आप पढ़ रहे हैं तो एप्लीकेशन से उनको लिंक भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो डायरेक्ट जो है ज्वाइन कर ले। क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होता है कि किस तरह से ज्वाइन करना होता है, तो आप उनको बेटा गाइड कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन में आपने कोर्स लिया हुआ है, तो आपको पता है चीज़ें, तो आप गाइड कर सकते हैं कि इस तरह से कोर्स ले सकते हैं, और एनरोल करके आप जो है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अपना अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं, टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअली होता है कि कंटेंट तो देखो यूट्यूब में बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन वहां पे ढूंढना पड़ता है, आपका टाइम खराब होता है। लेकिन हमारा काम है कि सही कंटेंट ऑप्टिमाइज करके आपका समय भी ज्यादा ना लगे, और एकदम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ AKT जब हम आपको देते हैं तो आपका समय बचता है, आपका टाइम बचता है। उस बचे हुए टाइम को आप अपने प्लेसमेंट के लिए या किसी अदर एग्जाम की तैयारी में आप लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आप फील करते होंगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।